चौथे दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का विचार किया, तो सिंहासन से कामकंदला नाम की चौथी पुतली राजा भोज के सामने प्रकट होकर बोली, ठहरो महाराज, आगे कदम मत बढ़ाना, पहले मेरी कथा सुन लो। मैं तुम्हें अपने राजा विक्रमादित्य की गुणों को पहचानने वाली एवं गुणी को पुरस्कार देने की कथा सुनाती हूँ। यह कहकर पुतली ने राजा भोज को कथा सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में बैठे अपने दरबारियों से राज्य के कामकाज के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने एक श्लोक बनाया है, मैं उसी को सुनाने आपके पास आया हूँ। अगर आप आज्ञा दे तो मैं वह श्लोक आपको सुनाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को श्लोक सुनाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही ब्राह्मण ने विक्रमादित्य को श्लोक सुना दिया। श्लोक का तात्पर्य था, जो मनुष्य अपने मित्र से द्रोह और विश्वासघात करता है, उसे करोड़ों वर्षों तक नरक का दुख भोगना पड़ता है। विक्रमादित्य श्लोक सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दे दी। ब्राह्मण जब पुरस्कार की राशि लेकर जाने लगा, तो विक्रमादित्य उसे रोकते हुए कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हारे श्लोक तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं कि मित्र से द्रोह और विश्वासघात करने वालों को करोड़ों वर्षों तक नरक में दुख भोगना पड़ता है। यह सुनकर वह ब्राह्मण रुक गया। उसने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपको यह मानना ही पड़ेगा कि मित्र के साथ द्रोह और विश्वासघात करने वाले को सचमुच करोड़ों वर्षों तक नरक का दुख भोगना पड़ता है। इतना कहकर ब्राह्मण ने कहानी सुनानी आरंभ करते हैं और बोले, बहुत समय पहले मालवा राज्य में बल्लभ नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की 3 रानियां थी। वह सबसे प्रेम करता था, लेकिन उसका अगाध प्रेम छोटी रानी के प्रति था। वह उससे एक पल भी अलग नहीं होता था। वह जहां भी जाता उसे अपने साथ ले जाता। उस रानी से उसका एक पुत्र था। राजा बड़ा ही मूर्ख था। मूर्ख होने के साथ साथ वह बड़ा शक्की भी था। राजा के इस स्वभाव एवं रानियों के प्रति प्रेम को न समझकर राज्य में चर्चाएं होने लगी। चर्चाओं का विषय क्योंकि राजा था, इस कारण दरबारियों में से एक ने राजा से कहा, महाराज, छोटी रानी के प्रति आपके इतने आकर्षण को देखकर राज्य में चर्चाएं हो रही हैं कि राजा को अपनी छोटी रानी पर विश्वास नहीं है, इसलिए राजा उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखता है, कभी भी अकेले नहीं छोड़ता। यह सुनकर राजा बोला, ऐसी बात नहीं है, हम तो छोटी रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए उसे साथ रखते हैं। अविश्वास जैसी तो कोई भावना हमारे मन में है ही नहीं। दरबारी बोला, महाराज, आपका कहना ठीक है, लेकिन जनता के बीच जो चर्चाएं हैं, उनसे बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप छोटी रानी का एक चित्र बनाकर अपने पास रखें। इस प्रकार आपकी आंखों से छोटी रानी कभी भी ओझल नहीं होगी तथा जनता का मुंह भी बंद हो जाएगा। राजा को दरबारी की बात जच गई। उसने अपने राज्य में सबसे योग्य गुणी चित्रकार को बुलाने का आदेश दिया। चित्रकार के आने पर राजा ने उसे रानी का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। चित्रकार रानी को एक बार नहीं अनेक बार देख चुका था, क्योंकि रानी राजा के साथ बराबर बाहर आया जाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसने रानी का एक बहुत ही सुंदर चित्र तैयार किया। चित्रकार ने अपनी कला से चित्र में जान डाल दी। राजा ने जब रानी का चित्र देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह मूर्ख और शक्की तो था ही, के मन में संदेह पैदा हो उठा। वह चित्र को देखकर मन ही मन सोचने लगा, किस तरह चित्रकार ने रानी का इतना सुंदर चित्र तैयार किया। अवश्य ही चित्रकार और रानी के बीच कोई संबंध है। यह सोचकर चित्रकार से वो जल भुन गया और उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि चित्रकार को जंगल में ले जाकर मार डालो
और उसकी आंखें निकालकर सामने पेश करो। बेचारा चित्रकार करता तो क्या करता, वह राजा के समक्ष बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। सेनापति भी राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए वह चित्रकार को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। सेनापति ऊंचे विचारों का व्यक्ति था। वह राजा की मूर्खता और उसके शक्की स्वभाव से परिचित था। उसने बड़ी बुद्धिमानी और अपने प्रभाव से चित्रकार को बचा लिया। उसने एक हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल ली और चित्रकार को अपने घर में छुपा लिया। राजा हिरण की आंखों को चित्रकार की आंखें समझकर संतुष्ट हो गया। इस प्रकार कई महीने बीत गए। एक दिन राजा का लड़का वन में शिकार खेलने गया। जैसा बाप वैसा बेटा। बाप की तरह उसकी भी रग रग में कायरता और मूर्खता समाई हुई थी। वह शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल गया। तभी उसने एक शेर की गर्जना सुनी। डर के मारे उसके प्राण निकलने लगे और वह झट से एक पेड़ पर चढ़ गया। संयोग की बात, पेड़ पर पहले से ही एक रीछ शेर के डर से बैठा हुआ था। शेर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब वो उन दोनों के उतरने की प्रतीक्षा करने लगा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन शेर पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। वह वहां से हिला तक नहीं। रात में रीछ ने राजकुमार से कहा, शेर हम दोनों का शत्रु है। हम दोनों को रात पेड़ पर ही काटनी है। बिना सोए कैसे काम चलेगा। उधर शेर पर भी निगाह रखनी होगी। इसलिए आधी रात तक तुम सो, मैं पहरा दूंगा, और उसके बाद आधी रात तक मैं सोऊंगा और तुम पहरा दो। इस प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम आराम भी कर लेंगे। राजकुमार रीछ की बात को मान गया। जब राजकुमार गहरी नींद में खर्राटे भरने लगा, तो पेड़ के नीचे बैठा शेर बोला, रीछ लगता है राजकुमार सो गया। आओ हम दोनों इस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि राजकुमार मनुष्य हैं और हम तुम तो जंगली जीव हैं। राजकुमार हमारा शत्रु है, इसलिए तुम राजकुमार को नीचे धकेल दो और स्वयं भी नीचे आ जाओ। हम दोनों उसे खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। लेकिन रीछ ने शेर की बात नहीं मानी। उसने कहा, राजकुमार मुझ पर विश्वास करके सो रहा है। वह चाहे जो हो, पर इस समय मेरा मित्र है। मैं मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तब तक आधी रात बीत चुकी थी। रीछ ने राजकुमार को जगाया और खुद सो गया। शेर ने रीछ को सोते देखकर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मैं और रीछ दोनों शत्रु हैं। यदि तुम मेरी बात मान लो तो तुम हम दोनों से बच सकते हो। राजकुमार ने पूछा, बताओ क्या बात है। शेर ने कहा, तुम रीछ को नीचे धकेल दो, मैं उसे खाकर चला जाऊंगा, और तुम पेड़ से नीचे उतरकर अपने घर चले जाना। कुमार शेर की बात मान गया। उसने सोचा कि शेर वास्तव में ठीक कह रहा है। यह सोचकर उसने रीछ को धक्का दे दिया। जब रीछ नीचे की ओर गिरा तो उसकी नींद खुल गई और वह जल्दी से वृक्ष की एक टहनी को पकड़कर लटक गया। राजकुमार के विश्वासघात से रीछ क्रोधित होकर बोला, दुष्ट, मैंने एक जानवर होकर भी तेरी रक्षा की और तूने मनुष्य होकर मेरे साथ विश्वासघात किया। यदि मैं चाहूँ तो तुझे तेरे पापों की भरपूर सजा दे सकता हूँ। रीछ की बात सुनकर राजकुमार घबरा गया। तब रीछ ने कहा, घबरा मत, मैं अपने वचन से नहीं फिरूंगा। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुझे तेरे किए हुए की सजा अवश्य दूंगा। यह कहकर रीछ ने राजकुमार के कान में पेशाब कर दिया। राजकुमार दर्द के मारे छटपटाने लगा। अब वह बहरा हो चुका था। सवेरा होते ही शेर वहां से चला गया। शेर के जाते ही रीछ भी नीचे उतरकर वहां से चला गया। राजकुमार भी किसी तरह पेड़ से उतरा और अपने महल की ओर चल पड़ा। राजकुमार की ऐसी दशा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने राज्य के हकीमों और वैद्य को बुलवाकर राजकुमार का इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालात में कोई भी सुधार नहीं हुआ। इससे राजा को और भी अधिक चिंता होने लगी। आखिर एक दिन उसने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जी, अब आप ही कुछ उपाय करें। सेनापति ने किसी तरह यह पता लगा लिया कि जंगल में राजकुमार के साथ कैसी घटना घटी थी, किस तरह वे शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा और किस तरह पेड़ पर उसने रीछ से मित्रता की
और किस तरह उसने रीछ के साथ विश्वासघात किया और किस तरह रीछ ने उसके कान में पेशाब कर दिया। यह सब पता लगाकर सेनापति ने राजा से कहा, अब तो एक उपाय है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाए। मेरी पत्नी तंत्र मंत्र में बड़ी चतुर है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं अपनी पत्नी को लेकर राजकुमार को दिखाऊं। लेकिन मेरी पत्नी राजकुमार के सामने नहीं जाएगी। वह पर्दे की ओट में राजकुमार को देखेगी और उसके रोग को दूर करने का उपाय करेगी। राजा ने सेनापति की बात मान ली। मंत्री ने उस चित्रकार को बुलवाया, राजा ने जिसकी आंखें निकालने की आज्ञा दी थी और जिसे सेनापति ने अपने घर में गुप्त रूप से छिपा कर रखा था। सेनापति उसे स्त्री के वेश में महल ले आया। उसने चित्रकार की वह पूरी घटना उसे पहले ही बता दी थी, जो वन में उस राजकुमार के साथ घटित थी। महल में चित्रकार रूपी सेनापति की पत्नी को एक पर्दे के भीतर रखा गया। पर्दे के बाहर राजकुमार, राजा, सेनापति और रानी इत्यादि लोग थे। पर्दे के भीतर सेनापति की पत्नी ने कहा, राजकुमार, तुम्हें जो रोग है वह रोग नहीं, मित्र के साथ धोखा करने का पाप है। तुमने अपने मित्र रीछ के साथ विश्वासघात करके बहुत बड़ा पाप किया है। जब तक तुम उसके सामने अपने पाप का प्रायश्चित स्वीकार नहीं करोगे, तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। यह सुनकर राजकुमार बोला, हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। मैंने अविश्वास के कारण अपनी ये हालात कर ली। राजकुमार के बोलने और सचेत होने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसका बेटा ठीक हो गया। लेकिन उसके मन में यह सवाल भी पैदा हो उठा कि सेनापति की पत्नी ने यह सब कैसे जाना। तब उसने पूछा, यह तुमने कैसे जाना कि राजकुमार ने वन में रीछ को धोखा दिया था? चित्रकार रूपी सेनापति की पत्नी ने पर्दे के भीतर से कहा, महाराज, मुझ पर सरस्वती की कृपा है। मैं सरस्वती की कृपा से सब कुछ जान लेती हूँ। किसी ऐसे आदमी का चित्र भी ठीक बता देती हूँ जिसे मैंने कभी नहीं देखा हो या दूर से देखा हो। यह सुनकर राजा चित्रकार रूपी सेनापति की पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे देखने के लिए पर्दा उठा दिया। जैसे ही उसने पर्दा उठाया तो वहां सेनापति की पत्नी के वेश में वही चित्रकार था। यह देखकर राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने प्रण किया कि बिना खोजबीन के केवल शक की निगाह पर किसी को दंड नहीं दिया जाएगा। उसने चित्रकार की स्पष्टवादिता से प्रसन्न होकर उसको बहुत सारा धन देकर विदा किया। विक्रमादित्य को यह कथा सुनाकर ब्राह्मण चुप हो गया। विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर उसे 12 गांव इनाम में दे दिए। विक्रमादित्य की दानशीलता की कथा सुनकर पुतली बोली, सुना राजा भोज, तुमने सिर्फ एक कहानी सुनने के लिए ही विक्रमादित्य ने ब्राह्मण को 12 गांव इनाम में दे दिए। अगर तुमने कभी ऐसा दान किया हो तो तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर अपने स्थान में समा गई और राजा भोज बिना कुछ कहे अपने महल में चले गए।